कैल स्टेट फुलरटन 2013। यहां पब्लिक यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी लैब में फिजिसिस्ट जिम वुडवर्ड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जिनके बारे में उनका मानना है कि ये एक दिन स्पेस में जाने के तरीकों को बदल डालेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि चीजों को तेजी से कैसे ले जाया जा सकता है, और उसके लिए प्रपल्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। प्रपल्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उन स्पीड्स को हासिल करने के लिए जो लाइट की स्पीड के आसपास हो, आपको उस स्पीड को मेंटेन रखने वाले इनर्शिया को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। और इसलिए मैं ग्रेविटी और इनर्शिया पर काम करने लगा और मैंने पाया कि स्पेस टाइम को वाकई तेजी से पार किया जा सकता है। डॉक्टर वुडवर्ड एक कंट्रोवर्शियल थियरी को साबित करना चाहते हैं जिसे मार्क्स प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसके मुताबिक पृथ्वी पर चीजों की गति और पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैली हुई चीजों की गति में सीधा संबंध होता है। वुडवर्ड का मानना है कि अगर यह सही साबित होता है तो इससे स्टारगेट में जाने का रास्ता खुल सकता है। ये आइडिया सबसे पहली बार 1883 में ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्नस्ट मार्क लेकर आए थे। मार्क्स प्रिंसिपल सिंपली ये बताता है, जब आप एक चीज को पुश करते हैं तो वो वापस आपकी तरफ आती है, और उसकी वजह है यूनिवर्स के सबसे दूर के मैटर का ग्रेविटेशनल एक्शन, जो उस चीज के थ्रू काम करता है। वो मैटर जो बहुत दूर कहीं है, वही यहां की चीजों की इनर्शियल प्रॉपर्टीज को तय करता है। मार्क्स प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि सारे स्टार्स, सारे प्लैनेट्स, सारी गैलेक्सीज जो वहाँ हैं, असल में उनका असर हमारे ऊपर यहाँ पड़ता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्पेस टाइम का फ्लो बिगाड़ते रहते हैं। इसलिए भले ही आप उसे देख ना पाते हों, लेकिन आपके आसपास की दुनिया उसी से तय होती है जो आपसे लाइट ईयर्स दूर हो रहा है। मार्क्स प्रिंसिपल में डॉक्टर वुडवर्ड का शुरुआती इंटरेस्ट वर्म होल्स बनाने के लिए नहीं था, बल्कि वो अंतरिक्ष यान के पीछे से कोई मैटर बाहर निकाले बिना प्रोपल्शन पैदा करके स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाना चाहते थे। प्रोपल्शन को लेकर हमारी सोच यही है कि हम किसी चीज के पीछे से कुछ बाहर फेंकते हैं। तो हमारे पास रॉकेट है जो पीछे से गर्म गैसेस बाहर फेंकता है। एक जेट इंजन है जो सामने की तरफ से हवा खींचता है और पीछे से बाहर फेंकता है। तो ज्यादातर हमारे प्रोपल्शन सिस्टम का यही बेसिक प्रिंसिपल है, पीछे से चीजें बाहर फेंको और आगे बढ़ो। मार्क प्रिंसिपल की सोच शायद एक सर्फ वेव की तरह है। आप लहर पर चल रहे हैं और वो आपको आगे बढ़ा रही है। आपको पीछे से कोई भी चीज फेंकने की जरूरत नहीं। इस तरह के इफेक्ट में सबसे पहले स्पेस में एक वेव बनाना जरूरी है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वुडवर्ड ने यह पाया कि मार्क्स प्रिंसिपल में प्रोपल्शन से आगे की बात हो सकती है। उनका मानना है कि इससे ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स बनाए जा सकते हैं, जिनके जरिए हम ब्रह्मांड के सबसे दूर दराज के कोनों तक जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि अगर वैज्ञानिक किसी तरह ऑर्डिनरी मास को इस दूर के मैटर के असर से अलग या डीकपल कर पाएं, तो शायद बहुत बड़ी मात्रा में नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है। इस प्रिंसिपल में आपको ऐसी डिवाइसेस बनानी आनी चाहिए जिनसे आप मैटर को यूनिवर्स के डिस्टेंट मैटर की ग्रेविटी के असर से बचा पाएं, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप स्टार गेट्स आसानी से बना सकते हैं। मार्क्स प्रिंसिपल के होने न होने पर अभी भी वैज्ञानिकों में बहस चल रही है, लेकिन डॉक्टर वुडवर्ड का मानना है कि उनके एक्सपेरिमेंट्स इसके होने का सबूत दे देंगे। वो लेड जिरकोनियम टाइटेनेट क्रिस्टल्स, जिन्हें PZTs कहा जाता है, उनके ढेर से बिजली चलाकर उस डिवाइस के बाकी मास को एक्सेलरेट करके टेम्पररीली चेंज कर रहे हैं, जिसे वो मार्क इफेक्ट थ्रस्टर कहते हैं। अगर मार्क्स प्रिंसिपल सही है तो मार्क थ्रस्टर के मास में उतार चढ़ाव आने पर वो यूनिवर्स के डिस्टेंट मैटर से मिलेगा,
जिससे वो झटके से थोड़ा आगे बढ़ेगा जो नजर आएगा। ये सब इस लोकल डिवाइस और यूनिवर्स के बाकी मैटर के बीच ग्रेविटेशनल कनेक्शन की वजह से हो रहा है। हमने यहां फैराडे केज में मार्क इफेक्ट थ्रस्टर लगाया हुआ है और ये बीम के आखिर में लगा है, कुछ ऐसे। थ्रस्ट बैलेंस को हम एक वैक्यूम चेंबर में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम एक बहुत ही छोटे थ्रस्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, करीब 1 माइक्रोन्यूटन के बराबर। ये डेटा जो आप यहां देख रहे हैं ये 1 दिन का डेटा है। रेड ट्रेस थ्रस्ट है, डार्क ब्लू ट्रेस वो पावर है जो डिवाइस को दिया जा रहा है। ये मार्क इफेक्ट का सबसे बड़ा सबूत है। ये लार्ज थ्रस्ट ट्रांजिएंट जब सेंटर फ्रीक्वेंसी चालू होती है और उसके बाद ये थ्रस्ट ट्रांजिएंट जब वो बंद हो जाती है। अगर कोई मार्क इफेक्ट्स नहीं है तो यहां इनमें से कोई भी थ्रस्ट नहीं होना चाहिए। क्या डॉक्टर वुडवर्ड के एक्सपेरिमेंट्स वाकई ये साबित कर सकते हैं कि मार्क्स प्रिंसिपल सही है और विज्ञान के जरिए वर्म होल में जाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में हम असली स्टारगेट्स बना पाएंगे? अगर आप इसे करके देखने के लिए जरूरी रिसोर्सेज देने को तैयार हैं तो मुझे लगता है कि आप 10 या 20 साल में स्टारगेट्स का एक बहुत ही कच्चा सा प्रोटोटाइप बना पाएंगे। जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है और थियरी के साथ वर्म होल्स के थ्रू मूव करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो जाहिर है कि हमें ये लगेगा कि दूसरी दुनिया से आने वाले पुराने लोग और एलियन सोसाइटीज ने भी हजारों साल पहले इसके बारे में सोचा होगा। क्या वर्म होल्स को लेकर मॉडर्न रिसर्च वाकई ये बताती है कि स्टारगेट्स का विज्ञान की दुनिया में कोई आधार है? और क्या और भी ज्यादा एडवांस्ड एलियंस ने बहुत पहले पृथ्वी पर आने के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल किया होगा? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि दूसरी दुनिया के लोगों के यहां आने के सबसे दमदार सबूत शायद 3200 साल पुराने इजिप्शियन मंदिर और इसकी दीवारों पर खुदे रहस्यमयी चित्रलिपि में मिल सकते हैं। आबिडोस, इजिप्ट। कायरो से करीब 480 किलोमीटर दक्षिण में नाइल रिवर के पास ये 5000 साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट पर इजिप्ट के पहले राजाओं को दफनाया गया था। प्राचीन शहर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था जहां दूसरी दुनिया के देवता ओसाइरिस की पूजा की जाती थी। ओसाइरिस ऐसे देवता कहे जाते हैं जो कि इजिप्शियन डिनेस्टी से पहले के लोगों के लिए बुद्धि और ज्ञान लेकर आए थे। एबिडोस एक ऐसी जगह थी जहां लोग ओसाइरिस से बातें करने आते थे। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर ओसाइरिस को दफनाया गया था। ओसाइरिस ने ही दरअसल फेरानिक सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी और वो सबसे पहले फेरो थे। एक मिथ ये है कि ओसाइरिस के शैतान भाई ने उनके कई टुकड़े कर दिए थे और उनका सर एबिडोस में मिला और वहीं रखा गया। बताया जाता है कि ओसिरिस को एबिडोस में ही दफनाया गया था। ये वो जगह है जहां उन्हें फिजिकली इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच खड़े रहकर पहरा देना था। एबिडोस में सबसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण 13वीं शताब्दी बीसी में फेरो सेटी ने शुरू किया था और ये ओसाइरिस को समर्पित हैं। मंदिर के ओसाइरिस चैपल की दीवार पर बनी एक रहस्यमयी चित्रलिपि को लेकर कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये उस बड़ी सी नाव को दर्शाती है जिसमें शक्तिशाली देवता का सिर रखा गया था। एबिडोस की निशानी एक बड़ी सी घंटी जैसी शेप की है और फिर उसके टॉप पर यूजुअली 2 पंख बने होते हैं। जब हम ओसाइरिस के सिर की सिंबॉलिक तस्वीर देखते हैं तो हमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल या मैकेनिकल दिखाई देता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे वो एंशिएंट एंटेना टाइप का कोई डिवाइस हो।
क्या ओसाइरिस का ये चित्र वाकई किसी प्राचीन टेक्नोलॉजिकल डिवाइस को दर्शाता है जो इतनी जरूरी थी कि इजिप्शियंस ने इस पवित्र मंदिर की दीवारों पर उसका स्मारक बना दिया? और अगर ऐसा है तो ये किस काम आती थी? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि इसके और सुराग चैपल के सामने वाली दीवार पर मिल सकते हैं, जहां फेरो सेटी को एक सोलर बार्ज पर सफर करते वक्त ओसाइरिस डिवाइस में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया गया है। सोलर बार्ज एक ऐसा व्हीकल था जो कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक का सफर तय कर सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि कई तरह से ये बोट ऑफ द स्टार्स थी। लेकिन अजीब बात यह है कि सोलर बार्ज की शेप आइंस्टाइन रोजन ब्रिज से मिलती जुलती है। तो ये हो सकता है कि सोलर बार्ज पुराने जमाने के लोगों की बनाई हुई तस्वीर हो, जिसमें उन्होंने एक ल्यूमिनस स्टारगेट को देखा और उसे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह यूज किया गया। अगर हम सोलर बार्ज के चित्र को देखें तो फेरो सेटी का सिर उस पोर्टल से निकलता हुआ दिखाई देता है। शायद फेरो सेटी एक टाइम ट्रैवलर रहे हों जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो जो उन्हें प्राचीन देवताओं से मिली थी। इससे पता चलता है कि सेटी ने इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को तारों के दुनिया का इंसान बनाने के लिए किया था, जिससे वो हमेशा स्टारगेट्स और वर्म होल में आना जाना कर सके। हो सकता है कि ओसाइरिस जैसे देवता असल में दूसरी दुनिया के लोग रहे हों जो पृथ्वी पर आकर इंसानों को कुछ सिखाने के लिए स्टारगेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। क्या इन चित्रलिपियों में वाकई ऐसी किसी डिवाइस का चित्र बनाया गया है जिससे फेरो सिटी टाइम और स्पेस को पार करके आ जा सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि इजिप्शियंस और दूसरी प्राचीन संस्कृतियों का सामना दूसरी दुनिया के लोगों से हुआ हो जो स्टारगेट्स के जरिए पृथ्वी पर आए थे? अगर हमारे आज के साइंटिस्ट्स अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी सिविलाइजेशन जो हजारों या शायद करोड़ों साल पुरानी है, वो भी इसका पता नहीं लगा पाई होंगी। याद रखिए, यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है, और इसका मतलब है कि संभावनाओं की भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता है पहले के लोगों को पता रहा हो कि क्या चल रहा है और वो इन पोर्टल्स और वर्म होल्स के बारे में जानते हों, और इसीलिए हम हजारों साल से एस्ट्रल ट्रैवल, स्टारगेट्स और इंटरडायमेंशनल वॉयेजेस जैसी चीजों की कहानियां सुनते आ रहे हैं, और अब हम दोबारा इसका पता लगा रहे हैं। अपने लिए इन चीजों का पता हमें दूसरी दुनिया के लोगों से चला है, उन्होंने ही हमें इसकी जानकारी दी है। हो सकता है कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन में अगला कदम हो। ये इंसानों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा, और शायद बहुत पुराने जमाने से ही यही प्लान रहा हो। हमें इन एंशिएंट गॉड्स ने बनाया हो जो स्टारगेट और वर्म होल से यहाँ आते थे, और वो चाहते थे कि एक दिन हम भी उन सितारों में शामिल हो जाएं। क्या पृथ्वी पर वाकई ऐसे स्टारगेट्स हो सकते हैं जो हमें पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक फैली चीजों से जोड़ते हैं, जिन रास्तों का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के लोगों ने हजारों साल तक किया, उन्हें हम दोबारा ढूंढना शुरू कर रहे हैं? और अगर हम कभी स्टारगेट में आने जाने का रास्ता निकाल लेते हैं, तो क्या हम ये पता लगा पाएंगे कि हम हमेशा से दूसरी दुनिया के लोगों से जुड़े रहे हैं?